हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पार्ट प्रथम के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में मनो के अंतर्गत मंत्री परिषद का अध्ययन करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि मनो के अनुसार मंत्रियों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मंत्रियों की कितनी संख्या होनी चाहिए और मंत्रियों के क्या क्या अधिकार और दायित्व हैं। मनु ने कहा है कि मंत्री परिषद राज्य कार्य के दायित्व को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। इससे युक्त राजाई धर्म और दंड का जो पालन है वो अच्छी तरीके से कर सकता है। मनु ने जो राज्य की शक्ति को अकेले राजा के द्वारा प्रयोग किया जाना अव्यावहारिक माना है। उन्होंने कहा कि राजा की जो शासन करने की जो शक्ति है वो संस्थागत शक्ति है और इस संस्थागत शक्ति का प्रयोग राजा के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श के आधार पर करना चाहिए। तो मनु ने इस बात के लिए राजा को कहा है कि राजा को मंत्री परिषद की सलाह या परामर्श के आधार पर जो राज्य की शक्ति है उसका उपयोग करना चाहिए। वह स्वयं अकेला इस शक्ति का प्रयोग न करे क्योंकि जो ये शक्ति है ये संस्थागत शक्ति है। मनु ने मंत्री परिषद की महत्ता बताते हुए कहा कि सहज कार्यों के लिए सहायकों की आवश्यकता होती है, तो राजकार्य जैसे महान कार्यों के लिए तो जो बिना अकेले जो उसको पूर्ण करना वो बिल्कुल असंभव है। मनु ने कहा है कि राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए 7-8 मंत्रियों की जो संख्या है वो मनु के द्वारा निर्धारित की गई है कि मंत्री परिषद में राजा के द्वारा 7-8 व्यक्तियों को मंत्रियों के रूप में नियुक्त करना चाहिए, जो कि राजा को राज्य के कार्य के संदर्भ में परामर्श देने का कार्य करेंगे। अब मंत्री पद पर नियुक्ति होते हैं हेतु योग्यताएं हैं। मनु ने मंत्रियों के लिए निम्न योग्यताएं बताई हैं। उन्होंने सर्वप्रथम उच्च कुल उत्पन्न होना, यानी उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को ही मंत्री पद के लिए योग्य मानना है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के लिए शास्त्रों का ज्ञान उपयुक्त होना चाहिए, उनको शूरवीर होने चाहिए, शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त होनी चाहिए, उनको बुद्धिमान होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए और स्थिर चित्त के व्यक्ति होने चाहिए। और जो मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो अपने कार्य के प्रति उत्साही रहकर वो कार्य करते हैं। किंतु मनु ने शूद्रों को मंत्री पर जो पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य मानना है। मनु ने कहा कि अगर शूद्र है वो मंत्री पद के लिए जो निर्धारित योग्यताएं हैं अगर उन योग्यताओं को भी पूरा करता है तो भी शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्त है वो नहीं करना चाहिए। मनु जो मंत्रियों की नियुक्ति में जो शूद्रों के साथ जो भेदभाव करता है इसका कोई भी तार्किक कारण है वह नहीं बताता है। मनु ने जो विशिष्ट मंत्री हैं उनके लिए विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण भी किया है। जैसे उन्होंने धन के संग्रह से संबंधित मंत्रियों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो उच्च कुल में उत्पन्न हो, शूरवीर हो, स्थायी हो और शुद्ध चित्त हो। ऐसे व्यक्तियों को ही इस मंत्री पद पे नियुक्त करना चाहिए। मनु ने कहा कि जो मंत्रियों की नियुक्ति है उसमें ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो वंश परंपरा और चारित्रिक दृष्टि से शुद्ध हों। मनु ने कहा कि मंत्रियों को आलस्य रहित भी होना चाहिए उनको। तो ये जो योग्यताएं हैं वो मंत्रियों के लिए मनु के द्वारा निर्धारित की गई है कि इन योग्यताओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति मंत्री के रूप में होनी चाहिए। दूसरा है मंत्रियों के दायित्व व अधिकार। यद्यपि मनुस्मृति में मंत्रियों के विशिष्ट दायित्व के संबंध में विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, किंतु मनुस्मृति के अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मंत्रियों को ये दायित्व मनु के द्वारा सौंपे गए हैं। मनु ने कहा कि विभिन्न राज्य के कार्य हेतु विभिन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करनी चाहिए जो कि अपने अधीन कार्य करने वाले राज्य के कर्मचारियों की देखभाल करें। मनु ने कहा कि मंत्रियों के द्वारा प्रजा और राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। राजा के द्वारा मंत्रियों के साथ संधि, विग्रह, दंड, कोष, समुदाय आदि के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। मनु ने कहा कि राजा के द्वारा जो गुप्तचर और जो दूत हैं उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं का जो निरीक्षण में मंत्रियों के परामर्श के आधार पर कार्य करना चाहिए।
और उन्होंने मंत्रियों को ये कहा कि उनका दायित्व है कि इस परामर्श के संदर्भ में वो राजा को उचित परामर्श देने का कार्य करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में मंत्री परिषद को महत्वपूर्ण दायित्वों से युक्त माना है। अगला है मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली। मनु ने मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली में दो प्रकार से मंत्रियों के परामर्श किए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों से एक तो पृथक पृथक गोपनीय परामर्श किया जा सकता है, दूसरा है वो सामूहिक विचार विमर्श किया जा सकता है। मनु ने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार राजा मंत्रियों से पृथक पृथक व गोपनीय विचार विमर्श करे। उन्होंने कहा कि शासन को महत्वपूर्ण और अधिक जटिल समस्याओं पर मंत्रियों से पृथक पृथक परामर्श कर कर तथा सबसे एकांत में अलग परामर्श करके सविवेक के आधार पर निर्णय करना चाहिए। किंतु उन्होंने कहा कि शासकीय कार्य जो सामान्य शासकीय कार्य के संदर्भ में है, उसके संदर्भ में सामूहिक मंत्रणा है, सभी मंत्रियों के साथ एक साथ परामर्श किया जा सकता है, वो अधिक उपयोगी है। अब है मंत्रणा की गोपनीयता। मनुस्मृति में मंत्रणा की गोपनीयता के संदर्भ में बहुत अधिक बल दिया गया है। मनुस्मृति में मंत्रणा के स्थान, मंत्रणा के समय और मंत्रणा की जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मनु ने कहा कि मंत्रणा की जो समय है वो मध्या अथवा अर्धरात्रि में होना चाहिए। मध्या व अर्धरात्रि में मानसिक खेद व अशांति से रहित होकर शासक को मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, क्योंकि मनु मानता है कि ये जो समय होता है इसमें व्यक्तियों के विश्राम का समय होता है, तो इसमें मंत्रणा में कम से कम न्यूनतम रुकावट की जो संभावना है वो रहती है। मनु कहता है कि जो मंत्रणा के लिए जो स्थान है वो सबसे अधिक उपयुक्त स्थान निर्जन वन, पहाड़ व एकांत प्रसाद को उन्होंने मंत्रणा के लिए स्वार्थिक उपयुक्त स्थान माना है। मनु ने कहा कि मंत्रणा के समय जो मंत्रणा स्थल के आसपास है वो कोई भी बुद्धिहीन, मूक, बधिर, वृद्ध व्यक्ति, रोगी, स्त्री आदि व्यक्तियों को उस मंत्रणा स्थल से दूर कर देना चाहिए या वहाँ से उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति हैं वो अस्थिर बुद्धि के होने के कारण अपमानित होने पर जो मंत्रणा का भेद है वो प्रकट कर सकते हैं। इस तरह मनुस्मृति में मंत्री परिषद की व्यवहारिक और महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।